प्रिय विद्यार्थियों, नमो संस्कृताय। व्याकरण विधि की शिक्षा में आज हम सब वर्ण और उनके उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या है, ये सब हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। स्थान, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संज्ञा। किस स्वर का और किस व्यंजन का क्या उच्चारण स्थान है, इस पर आज अध्ययन करेंगे। कंठ मतलब गला। स्वर क्या है? ह्रस्व आ और दीर्घ आ। इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। सूत्र का क्या नाम है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ अर्थात ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये दोनों स्वर हो गए आपके। अकु को मतलब का वर्ग, का खा गा घा अंगा, ये वाला आपका का खा गा घा अंगा, ये कु है, का वर्ग है। और हा और या अंतास्त वर्ण या, इनका उच्चारण स्थान क्या है भैया? कंठ है। विसर्ग है, ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के वर्णों में नहीं है, किंतु वे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका विसर्ग है, अनुस्वार है, जिह्वामूलीय है और उपध्मानीय है। ये सब क्या है? यम वर्ण। ये सब आपके अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। विसर्ग क्या है? अयोगवाह। अनुस्वार क्या है? अयोगवाह। जिह्वामूलीय क्या है? यानी अनुस्वार का आधा कखाभ्याम, वो भी अयोगवाह है। यम वर्ण, वो भी अयोगवाह है। समझ रहे हैं ना? तो कंठ अर्थात गले से हम किन वर्णों को बोलते हैं? ह्रस्व आ, दीर्घ आ, का, ख, ग, घ, अंगा या हा वर्ण, विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? कंठ होता है। कंठ समझ रहे हैं? गला। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। लिख देते हैं अकुह विसर्जनीय नाम, आ नहीं रहा है इसमें, विसर्जनीय नाम कंठा। आप समझ लीजिए, क्योंकि संसाधन का मेरे पास अभी अभाव है, इसी कर दूरभाष से पढ़ा रहा हूँ। तो आ का मतलब आप समझ गए ना, आ वर्ण, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। अकु, का खा गा घा अंगा, कु अर्थात उदित वर्ण, का वर्ग। या वर्ण, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। अब यहाँ देखिए प्रश्न बनता है आपका विद्यार्थियों कि का उच्चारण स्थान क्या है। कोई आपसे प्रश्न कर सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान, यानी का कहाँ से बोलते हैं, किस स्थान से इसका उच्चारण करते हैं? तो भैया कंठ से करते हैं। अब का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं पांचों, का, ख, ग, घ, अंगा, ये कु वर्ग में आते हैं, क वर्ग में। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। या कहाँ से बोलते हैं? कंठ से।
हा कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। विसर्ग कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। तो इसका सूत्र हो गया आपका अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ। आइए तालु। तालु समझ रहे हैं? इसका सूत्र है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ह्रस्व ई और आपका दीर्घ ई। अच्चू का मतलब चा छा जा झा इया, ये पांचों वर्ण चवर के पांचों अक्षर। चा छा जा झा इया। रा और ये तालब विसा, इसको हम बड़ा सा बोलते हैं प्रायः साधारण बोलचाल की भाषा में, लेकिन बड़ा सा नहीं, ये तालब विसा है। इसका उच्चारण स्थान ही तालु है। तालु से उच्चरित होने के कारण इसको भैया तालब विसा बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? तालब विसा। तालु से बोले जाने के कारण इसको हम तालब विसा बोलते हैं। इसका सूत्र है आपका इचु यसा नाम तालु। ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब चा छा जा झा इया या, है ना? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मूर्धा। मूर्धा समझ रहे ना? ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका सूत्र होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम, ये भैया रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋण अर्थात ह्रस्व ऋण और दीर्घ ऋण। टू, टू का मतलब क्या? टा ठा डा ढा अड़ायनी तवर्ग। टू का मतलब टवर्ग, ता नहीं भाई, टवर्ग। टा ठा डा ढा अड़ा ये ऋतु रसाणाम। और ये रा और ये वाला सा, ये सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये मूर्धन्य सा इसको बोलते हैं। इस वाले सा को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा बोलते हैं। प्राय बच्चे कहते हैं पिटचिरवा सा है, तो षष्ठी वाला सा है। ये सब केवल समझने के लिए बोला जाता है कि बच्चा सीख ले। ना तो पिटचिरवा सा है, ना षष्ठी वाला सटको है, केवल समझने के लिए बोल दिया जाता है। एक तो कौन सा है भैया? ये मूर्धन्य सा है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसका सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसलिए इसको मूर्धन्य संज्ञा दी गई। अगला है दंत। दंत समझ रहे हैं ना? दांत भैया, जिससे हम कुछ खाते पीते हैं, चबाते हैं, काटते हैं। ऋतु रसानाम दंता। ऋतु रसानाम दंता, इसका सूत्र है दंत। ता था दाधा ना, ये भैया ता था दाधा ना। और ये सा, ये दंत सा है। कौन सा है? दंत सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत, दंत। कहाँ से बोलते हैं? सा। सरौता बोलिए, सरौता, शरौता। तो सा कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैं? दांत से। सर्प, सर्प, सांप, कहाँ से बोल रहे हैं? दांत से। सा वर्ण कहाँ से बोले? दांत से। इसलिए इसको दंत संज्ञा दी गई, दंती सा। ये कौन सा सा है? दंती सा। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। ये वाला कौन सा सा है? तालव्य सा। तीनों सा कन्फर्म हो गया। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। मेरे साथ आप भी बोलें, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। अगला उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। हम ओष्ठ से किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? देखिए प्रश्न यहीं से बनते हैं।
कहीं बहुत दूर से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसका सूत्र है उपूप मध्यानाम ओष्ठा, ह्रस्व और दीर्घ। अब पुग मतलब पवर्ग, पुग मतलब पवर्ग, यानी पा फा बा भा मा, सब में 5-5 वर्ण हैं, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। पा फा बा भा मा। और उपध्यमानीय नाम, ये विसर्ग का आधा शकल है भैया, ये जो ऐसे बना है निशान, ये विसर्ग का आधा रूप है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उपोप मध्यमानीय नाम, उपध्यमानीय नाम ओष्ठा। अगला है आपका नासिका। यमंगणना नाम नासिका च, इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? यमंगणना नाम नासिका च, यानी जो वह वर्ण जिनको हम नासिका से बोलते हैं। का वर्ग का पंचमाक्षर, का वर्ग का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब अंगा, ये वाला। फिर चा वर्ग का पंचमाक्षर इया, फिर टा वर्ग का पंचमाक्षर अड़ा, फिर ता वर्ग का पंचमाक्षर ना, फिर पा वर्ग का पंचमाक्षर मा। यानी का वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने भी पंचमाक्षर हैं वे सब क्या हैं? नासिक वर्ण है, नासिका से बोलते हैं। कौन से वर्ण हैं? नासिक वर्ण है, इनको हम नासिका से बोलते हैं। यमंगणना नाम नासिका सा, अंगा इड़ा ना मा, इनका 2-2 उच्चारण स्थान है। देखो माँ कहाँ बोला जा रहा है? ओष्ठ से भी बोला जा रहा है और नासिका से भी बोला जा रहा है। ना कहाँ से बोला जा रहा है? दांत दंत से भी बोला जा रहा है और नासिका से बोला जा रहा है। अड़ा, अड़ा कहाँ से बोला जा रहा है? मूर्धा से और नासिका से। यहाँ कहाँ से बोला जा रहा है? तालु से और नासिका से भी बोला जा रहा है। अंगा कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से उच्चारित करते हैं? कंठ से और नासिका से। दो ये जितने भी पंचमाक्षर हैं, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए बंधु, अंगा इया, ये अंगा आपका हो गया, ये 5 अक्षर, ये समझ रहे हैं ना? अंगा इया ड़ा ना मा, है ना? इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। 1 2 3 4 5, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। सभी पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। अब यहाँ आपसे प्रश्न किया जा सकता है नहीं, प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है बंधु, प्रश्न बनता है। क्यों? क्या अंगा का उच्चारण स्थान आपसे नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है। इया का उच्चारण स्थान नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है। इया का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, नासिका दोनों। अड़ा का मूर्धा और नासिका। दंत का उच्चारण स्थान नहीं, दंत नहीं, ना, ना जो है तवर का पंचमाक्षर है। देखिए कहीं अगर उच्चारित वाणी दोष होता है तो आप लोग क्षमा करेंगे, दंत नहीं, ना का उच्चारण स्थान दंत है। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। किंतु इन सभी पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका भी है, इसलिए इन 5 वर्णों को नासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक वर्ण भी कहते हैं। आइए पुनः आगे बढ़ते हैं। कंठ तालु, देखो इसमें 2 चीज़ आ गए, कंठ भी आ गया, तालु है गया। इसका सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। सूत्र क्या है? ए दैतो कंठ तालु। ए और आए, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है और तालु है, इसलिए इनको कंठ ताल वर्ण कहते हैं। किनको? ए को और आए को। इन दोनों वर्णों को कंठ और ताल से उच्चारित किया जाता है, इन्हें बोला जाता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ
दोनों से, इसमें गुण संधि हुई। कोई पूछ ले भाई कंठोष्ठ में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, संधि भी तो बन रही है। तो प्रश्न पत्र निर्माता के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपसे क्या पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि बस ये व्याकरण बीथी से है तो आपके अन्य उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, क्योंकि ये उच्चारण स्थान वहाँ जो इस कक्षा में है तो यही सारा मैटर वहाँ आगे थोड़ा विस्तार में है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप कहोगे नहीं ये तो हाई स्कूल का है या इंटर का है या बीए का है, ये उसमें एमए की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो एमए के परीक्षा में क्या माँ का उच्चारण स्थान कोई दूसरा हो जाएगा? नहीं होगा ना, उच्चारण स्थान ही नासिका ही रहेगा। अंगा का, इया का, णा का, ना का, मा का, इन 500 अक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका ही रहेगा। कंठ का मतलब जो आप बात समझ गए होंगे, कंठोष्ठ आते हैं इस पर, कंठोष्ठ नहीं, ओ और आओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। आप स्वयं बोलिए, आभास कीजिए कि हम ओ बोल रहे हैं तो कहाँ से बोल रहे हैं, बोलिए आप ओ कहाँ से बोलिए? कंठ और ओष्ठ, ये दोनों स्थान में हवा टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है, मुंह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दंत ओष्ठ भाई, दांत और ओष्ठ है ना, दांत और ओष्ठ से। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम एकाखा का, वकारस्य दंतोष्ठा वा, ये वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। इसका सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठा। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओष्ठ। का और खा का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल, जिह्वा की जड़, कखाभ्याम जिह्वा मूलस्य। संबंध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। देखो यहाँ नीचे नोट में स्पष्ट कर दिया गया है कि संबद्ध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। यानी जितने भी का वर्ग से लेकर के पवर्ग तक जितने भी पांचों अक्षर हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी है। आते हैं प्रयत्न को पढ़ लेते हैं। प्रयत्न क्या है शेष फिर आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो प्रयत्न क्या है? फेफड़े से निकली निःश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आभ्यंतर, दूसरा है बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टापरक क्रिया को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। किस प्रयत्न के? अभ्यंतर। बाह्य प्रयत्न के भी भेद हैं जो आगे पढ़ेंगे। तो अब प्रयत्न आप समझ गए होंगे। प्रयत्न क्या है? मतलब फेफड़े से निकलने निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? तो बंधु 2 होते हैं। पहला अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में, उच्चारण काल समझ रहे ना, बोलने का जो समय है, तो मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक जो क्रिया होती है उसी को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद हैं।
कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। 5 भेद। पहला है आपका अस्पृष्ट। पहला क्या है? अस्पृष्ट। दूसरा है ईषद अस्पृष्ट। तीसरा विवृत। फिर चौथा ईषद विवृत संवृत। ये 5 भेद आपके अभ्यांतर प्रयत्न के। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। कल अस्पष्ट प्रयत्न से हम पुनः फिर अध्ययन अपना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ सभी को नमः संस्कृताय।